नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष ने दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस पेश करने के लिए जरूरी आंकड़ों को पार भी कर लिया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस संसद के दोनों सदनों में सौंप दिया और इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक लोकसभा में नोटिस के लिए कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। विपक्ष ने अब तक कुल 193 हस्ताक्षर जुटाकर ये जरूरी आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है। लोकसभा सचिवालय को सीईसी के खिलाफ टीएमसी का नोटिस मिल चुका है और नोटिस की जांच पड़ताल की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि जांच पड़ताल में कितना समय लगेगा। एक तरफ बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके साथ ही आगामी 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। दूसरी तरफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच होना है। ऐसे में कैसे होगा बंगाल समेत 5 राज्यों का चुनाव, क्या कहते हैं नियम, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग। विपक्षी सांसदों का ये कदम बजट सत्र के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है। पक्ष और विपक्ष के इसको लेकर अपने अपने मत हैं। उधर नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना, एसआईआर के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की साजिश, सीईसी की केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टीएमसी से दुर्व्यवहार करने का आरोप। So we have a lot of questions to be asked to the CEC. The CEC does not respond to our questions. Yet, Congress Party knows that people of Assam, in particular, are absolutely fed up of this government and they are ready for a change. And we will ensure that the elections are fair and the results will also be fair. और अभी से ममता दीदी को तंग करना शुरू कर दिया। रात में ही चुनाव आयोग होम सेक्रेटरी का है भाई, इतना उतावलापन का है आप, काहे बाप बाप कर रहे हैं, काहे पहले से आप स्क्रिप्ट लिखे हुए, बीजेपी जो स्क्रिप्ट लिखा है उस पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी आपसे डरेगी? 500 विधानसभा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। इलेक्शन में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ज्ञानेश कुमार मैदान में उतर चुके हैं। अब देखते हैं ज्ञानेश जी क्या जलवा दिखाते हैं। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ जो है शोर मचाएगी, माहौल बनाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक भी टीएमसी को चैलेंज देने की कैपेसिटी के अंदर है। जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बर्ताव है, जिस तरीके से उनका डिफेंस आता है, ऐसा लगता है कि सारा यूएस बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनको डायरेक्ट कर रही है क्या करना है, कैसे करना है। एसआईआर को लेकर लगातार जनता के मन में भी सवाल हैं। उसका जवाब ना देते हुए सिर्फ अपने अपने कामों को डिफेंड करते हुए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करते हुए कि वो वही एजेंडा चलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी को लगता है कि वो किस तरह से अपने चुनावी मुद्दे को बदले और सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दे। उनको मालूम हो गया है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते करते वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने वाले हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ विपक्ष सीईसी के खिलाफ महाभियोग लेकर आया है तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में चुनाव किन परिस्थितियों में कराया जाएगा? हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी प्रक्रिया लंबी चली और ओम बिरला आसंदी पर नहीं बैठ पाए। ऐसे में ज्ञानेश कुमार का रुख क्या होगा?
विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में सांसदों का समर्थन जुटाया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे हैं। संसदीय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने 2 अलग-अलग सेट में नोटिस तैयार किए हैं। पहला सेट लोकसभा के लिए है, जिसमें 100 सांसदों की जरूरत के मुकाबले 130 हस्ताक्षर हैं। दूसरा सेट राज्यसभा के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 50 सांसदों की जरूरत के मुकाबले 63 सांसदों ने साथ दिया है। उधर इन सब के बीच आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के अधिनियम में कहा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही उनके पद से हटाया जाएगा। महाभियोग केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार यदि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव की सूचना एक ही दिन दी जाती है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत होने तक कोई समिति गठित नहीं की जाएगी। दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रधान न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालयों में से किसी एक के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। समिति की कार्रवाई किसी अदालती कार्रवाई की तरह होती है, जिसमें गवाहों और आरोपियों से जिरह की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। महाभियोग प्रस्ताव अगर आता है तो नोटिस सदन में पेश करने के 14 दिनों के बाद इस पर सदन में चर्चा होगी। बंगाल में चुनाव के चलते ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी वो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इसी सत्र में ये महाभियोग आ पाता है या नहीं। संसद का मौजूदा बजट सत्र 2 अप्रैल तक का है और बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होगा। ऐसे में इस बार बंगाल सहित आगामी 5 राज्यों के चुनाव में ज्ञानेश कुमार की भूमिका क्या होगी और कैसे ये चुनाव कराए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सीईसी के खिलाफ जो महाभियोग है वाकई में एक प्रयोग है या संयोग है, इसको लाइन को ना थोड़ा गंभीरता से समझिए। क्या है ममता बनर्जी शुरू से एसआईआर का जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे, ज्ञानेश कुमार को लेकर भी जब ये पूरा मामला उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, वहां भी उन्होंने बहस करी। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि महाभियोग, एक तो वाकई में इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इस तरीके से महाभियोग लाया गया है। ये बात बिल्कुल सच है और पहली बार किसी चीज का आना और इस समय पे आना कि एक तरफ तारीखों का ऐलान होता है, दूसरी तरफ महाभियोग आता है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 14 दिन के अंदर, जब तक सत्र है 2 अप्रैल तक, क्या इस पर चर्चा हो जाएगी? क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए सांसदों का, वो तो विपक्ष ने सिग्नेचर करके पहुंचा दिया है। एक लाइन तो क्लियर होती है, लेकिन आगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत जेन्युइन है। क्योंकि यदि इस पर कोई भी बड़ा डिसीजन निकलता है, भले प्रोसेस लंबी है, तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगा। लेकिन इस बीच इलेक्शन कैसे होंगे, क्या एक रुख हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञानेश कुमार का, ये भी एक सवाल है। हम चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में प्रबल प्रताप शाही, अभी कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी का भी बहुत स्वागत है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संविधान के विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता नितिन शर्मा। नितिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नितिन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैडम। हाँ नितिन जी, इस पूरे विषय को समझें तो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या विपक्ष जो महाभियोग लेकर आया है, क्या उसमें सफल हो पाएगा? दूसरी चीज, जो प्रक्रिया कहती है, जिसका आज हमने अपनी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है, उसके अकॉर्डिंग
क्या महत्वपूर्ण इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है, क्योंकि छोटा सा पद नहीं है और ये बात सच है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की ये जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, आने वाला जो स्टेप होगा, जो समय होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रक्रिया को समझ लेना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 324 है वो इस प्रक्रिया को डिफाइन करता है कि कहाँ पर किस प्रक्रिया के तहत। उसी प्रक्रिया में ये प्रावधान भी है जो शायद ममता बनर्जी की पार्टी ने उसको फुलफिल कर लिया है, जो उनका पहला चरण था, जिसमें कम से कम 100 सांसद लोकसभा के और 50 सांसद राज्यसभा के होने चाहिए नोटिस के लिए, जो उन्होंने सफलतापूर्वक नोटिस दे दिया है, अपने सांसदों के साइन कराकर एक प्रस्ताव कर दिया है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो लोकसभा की स्पीकर हैं वो इस नोटिस के ऊपर संज्ञान लें। अगर संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो ज़्यादा बहुत विशेष ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या अन्य कोई सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय हों, और हमारे हिंदुस्तान के किसी भी जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस होने चाहिए, और उसके साथ एक कोई भी न्यायविद। तो 3 की कमेटी है जो उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, क्योंकि पहली बार हमारे देश और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई वो आया है। अब उसकी जांच की प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो जांच का जो कानून है वो जो हम डिफाइन करते हैं, जिस तरह से वो जांच होती है, वो है जजेस का जो वो है 1968 का कानून है जो उसके तहत होता था। लेकिन क्योंकि अब उसी एक्ट के तहत क्या इसकी जांच की जानी चाहिए, क्या इलेक्शन कमिश्नर को उसी जांच के कानून के तहत ही जांच किया जाना चाहिए, ये एक विचारणीय प्रश्न होगा। दूसरी बात यहाँ देखने की, अगर ये जांच, पहली बात कि ये जांच केवल 2 ही प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, या तो उनके जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अभियोग लाया गया है, क्या उनके अंदर उनके प्रस्ताव में जो एलिगेशंस जो लगाए गए हैं, क्या वो प्रथम दृष्टया इस लायक हैं या उस पर जांच की जाए, ये देखना होगा। अब इस पर जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उनको संज्ञान लेना होगा। अगर वो चाहें तो इसको अभी रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कोई भी उसके अंदर एलिगेशन जो लगा रही है टीएमसी पार्टी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, अगर वो उनको लगता है प्रथम दृष्टया को सबूतों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर, तो उस पर जांच की इंक्वायरी के लिए समिति का गठन हो सकता है। नहीं तो वो उसको अभी इसी स्तर पर ही रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नितिन जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहीं से निकलता है कि यदि लोकसभा स्पीकर इसे देख के संज्ञान में लेके यदि मान लीजिए खारिज कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तब तो और एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। समझिए, हाल ही में उनके खिलाफ जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आया, माना कि वो प्रस्ताव गिर गया और सारी चीजें थी, लेकिन इस कंडीशन के बाद जब सारे सांसदों का बहुमत का आंकड़ा एक सिग्नेचर के साथ पहुंचा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि आप कैसे उसको खारिज कर सकते हैं। बाकी एमपीज जो भेज रहे हैं या चाहते हैं उस पर जांच, तो क्या एक कमेटी नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबका अपना अधिकार है, सबका अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन वहां पे एक सवाल और खड़ा हो जाएगा, और वही मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि क्या आगे ये चीजें बढ़ेंगी, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां से चीजें होल्ड हो जाएंगी, तो फिर आगे कुछ होना ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा सवाल, इसी समय इलेक्शन है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, यदि क्लियरिटी नहीं आएगी तो इलेक्शन कैसे होंगे? फिर किसका नेतृत्व होगा, कौन देखेगा? क्या वो करा सकते हैं? क्या प्रोटोकॉल ऐसा कहता है? प्रोटोकॉल ये कहता है, अभी तक के जितने भी महाभियोग हुए हैं, जो वर्तमान में एक महाभियोग अभी चल भी रहा है इलाहाबाद जस्टिस वर्मा जी के खिलाफ, अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी कोई इंक्वायरी समिति का गठन हो जाता है, उसके बाद नैतिकता के आधार पर उसको उस काम से जिसके लिए वो नियुक्त हैं उससे हटा दिया जाता है, या वो उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ विचार का प्रश्न सबसे बड़ा जो उठता है वो ये है, क्योंकि ये प्रस्ताव इस समय पर लाया गया है जब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। अब इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो देखना है, सबसे बड़ी शायद जिम्मेदारी भी है लोकसभा की, इस प्रस्ताव के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं,
वो एलिगेशंस के सबूतों के साथ हैं, क्या उस पर जांच की आवश्यकता है या वो सिरे से खारिज करने लायक है, केवल जबानी है? क्योंकि ये इंक्वायरी जो है तभी कंडक्ट की जा सकती है, ये इंक्वायरी की समिति तभी बनाई जा सकती है जब लोकसभा के स्पीकर संतुष्ट हों और उस प्रस्ताव में दिए गए सबूत या एलिगेशंस के आधार पर उनको ऐसा लगता हो कि इसमें आगे की जांच की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा। कुशल जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? जो होना था वो हो गया, जो चीज़ें आ गई हैं सामने, और इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं और ज्ञानेश कुमार को लेके अब ये मैं पहली बार तो नहीं कहूँगी, महाभियोग आया, पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस महाभियोग को लेकर आया है। तो विपक्ष तो खुश तब से नहीं है जब से एसआईआर आया था। हालांकि उस एसआईआर की प्रोसेस के दौरान कई सारे इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन इस समय पे जो चीज़ें हैं बहुत क्रिटिकल हो गई हैं। इसको कैसे आप देखते हैं और क्या हो सकता है आगे? देखिए, हमने यही देखा कि कुछ टाइम से ममता बनर्जी जी बहुत ही ज्यादा घबराहट में थी। जैसे ही एसआईआर का मुद्दा आया तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ उन्होंने खुद ये सब करना शुरू किया। तो ये ना ममता बनर्जी का, क्योंकि देखिए चुनाव आने ही वाले थे, सबको था कि भाई बंगाल में चुनाव होने हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको देखूंगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी आप देखिए, जब कोलकाता में जहां पर ब्रिगेड स्टेडियम है, जहां से जब अंग्रेजों की लड़ाई शुरू हुई थी, आज जब कोलकाता में जितना बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ, तो वेस्ट जो बंगाल की जो जनता है उन्होंने ही जवाब दे दिया। आज इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग इतने उमड़े वहां पर, क्योंकि सबको पता है, सबको भारतीय जनता पार्टी चाहिए, सबको नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इनके आने से कितना विकास हो रहा है। और ये जो मुद्दे उठे हैं गणेश कुमार जी के, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टार्टिंग हुई एसआईआर से। एसआईआर जी के बाद फिर ओम बिरला जी के ऊपर आ गए। ओम बिरला जी के खिलाफ इन्होंने ऑपोजिशन ने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला तो ये गणेश कुमार जी के ऊपर आ गए। अब गणेश कुमार जी के ऊपर आ गए, अब आगे ये चीफ जस्टिस, हो सकता है आने वाले टाइम में माननीय जो हमारे सीजीआई हैं श्री सूर्यकांत जी है, उनके उनके खिलाफ भी कुछ बोल दें। तो ममता बनर्जी अंदर से डरी पड़ी हैं, उनको पता है वो हारने वाली हैं। और देखिए, ये इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी जिस जिस स्टेट में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, वो 5 साल के लिए नहीं रहती, वो 10 से 20 साल के लिए रहती है। और ममता बनर्जी को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो 15 से 20 साल तो उनके हाथ से गए। और जितनी भी जो उनके टीएमसी से लेके उनके साथ जो भी ममता जी के साथ जो मिले पड़े हैं सारे, वो सब जितनी भी तानाशाही बंगाल के अंदर जो लोगों के साथ हो रही है, उनको पता है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये जितने मर्जी ट्राई करते रहिए, इससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि देखिए, जो गणेश कुमार जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने साफ ये बात क्लियर करी है कि आई विल डू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, so this is the duty, and the election commission has the full power to use the machinery, doesn't matter, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता अब लगी चुकी है, क्योंकि 2 फेज में चुनाव होने हैं, तो उनको पता है कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज द रीजन दे आर ट्राइंग टू टू डिस्ट्रॉय कि चुनाव ऐसे होके रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप मेरे ख्याल से तो जो जनता उमड़ी है ना हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, उनके भाषण के लिए, तो ममता जी को खुद ही, ममता जी, टीएमसी, उनके जितने भी साथी हैं, उन सबको पता लग चुका है कि वो लोग हार रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है तो कुछ होगा मोदी जी के अंदर, तभी तो उमड़ी है। उन्होंने देखा ना, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। आज जब योगी नाथ जी आए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े वो जो डकैत थे, इतने बड़े बड़े माफिया राज थे, सब उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया। वही जो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है, वही आज आने वाले टाइम में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। और जितना भी गुंडा राज है बंगाल के अंदर, जो ममता बनर्जी जी के अंडर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है इस चीज़, देखिए, जो अभी कार्रवाई की बात हो रही थी कि आगे इस पर कैसे स्टैंड लिया जाएगा, उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि बहुमत जो एमपीज़ के जो सिग्नेचर गए हैं, एक तो वो, दूसरी चीज़ जैसे नितिन जी ने कहा कि यदि लोकसभा के स्पीकर उसको गंभीरता से लेते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ जेन्युइन है और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो एक और चीज़ है जो संज्ञान में ली जाएगी,
उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, हिंदी में कहेंगे सिद्ध कदाचार, और दूसरा असमर्थता यानी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि क्योंकि जो 10 पन्नों का नोटिस गया है उसमें इन चीजों को रखा गया है, ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इन चीजों को शामिल किया गया है कि दुर्व्यवहार किया गया, चीजें क्लियर नहीं थी, एसआईआर को लेके पहले से नाराजगी थी, तो पूरे ना नोटिस में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फिर ये एक सवाल है कि जब पूरी चीजें सामने रखी जाएंगी तो फिर क्यों उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज कुशल जी, मैं क्रॉस नहीं करूंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इस नोटिस में और विपक्ष की तरफ से जो आया उसमें एक पॉइंट ये भी है कि केंद्र के सपोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ही अब तक काम करते आए हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो आप समझिए इस चीज को, ये आरोप छोटा सा नहीं होता। वो भले ही कह ले, कितने ही अपने बातों को रख दें, पर ये सारी चीजें जब आरोप में आई हैं तो ये सिद्ध कैसे होंगे, इस पर क्या प्रक्रिया चलेगी, ये बहुत बड़े सवाल है। चलिए मैं वापस आऊंगी। प्रबल जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रबल जी जी सुन रहा, बोले। हाँ प्रबल जी, हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनके क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखा कि इस पर एक्शन, आप लोगों ने बहुमत के साथ, एमपीज के सारे सिग्नेचर्स के साथ दोनों सदनों में चीजें पहुंची। अब इस चीज को समझना है कि यदि लोकसभा के स्पीकर इस पर कोई संज्ञान लेते हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो फिर इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो फिर क्या विपक्ष की भूमिका होगी, कैसे इस चीज को आगे ले जाएंगे, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, जब कुछ चीजें बढ़ेंगी ही नहीं तो फिर कैसे कोई कार्रवाई हो पाएगी? इसमें इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल होगा? इलेक्शन कमिश्नर अगर के ऊपर महाभियोग का अगर चलेगा, महाभियोग चलेगा तो सुनवाई होगी। वो सुनवाई क्या कह रहे हैं, उसमें डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसको मतदान होगा। उस दौरान अगर नैतिकता के आधार पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हट जाएंगे अगर पद से, अपने या कार्य नहीं करेंगे, तो बाकी दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर और हैं, बाकी मशीनरी है वो करेगी का। इसमें कौन सा बहुत बड़ी समस्या है? एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे, बीमार हो गए, सपोज करिए अगर ये बीमार हो जाए तो क्या होगा? तो क्या चुनाव नहीं होगा? प्रबल जी, बात बीमार होने की नहीं है ना, आप लोग हटाना चाहते हैं, आप लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भाई अगर जो बेईमानी करेगा तो उसे हटाने की बात करनी पड़ेगी ना। जो संसदीय परंपरा में प्रदत्त शक्तियां हमें है, विपक्ष को है, जो अधिकार है, उस अधिकारों का हम उपयोग तो करेंगे ही। जब चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानेगा, भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन बनकर, उसका एजेंट बनकर काम करेगा, जब नरेंद्र मोदी की सारी योजनाएं फलीभूत हो जाएंगी, जब वो सब घोषणाएं कर लेंगे, सब जगह सभाएं कर लेंगे, तब यह डेट निर्धारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ही कह देंगे कि ये चीजें हो गई हैं, ईवीएम में चोरी होगी, उसके साथ एसआईआर में नाम काटे जाएंगे और नाम बढ़ाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का वोटर दिल्ली में भी वोट करेगा, बिहार में भी वोट करेगा, बंगाल में भी वोट करेगा, कहाँ से लाकर वोट करेगा। महाराष्ट्र में कितने वोटर्स हो गए, इन सब की इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? अभी बीएमसी के इलेक्शन में 15-15 हजार रुपए बांटे गए, प्रति व्यक्ति बांटे गए, उस पर शिकायत हुई, क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर, उसके संगठनात्मक अनुवांशिक संगठन के तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो उनका कंडक्ट, वह एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के जैसा है। उनका कहीं भी इलेक्शन कमिश्नर होने के नाते उनका कंडक्ट तो नहीं दिख रहा, उनका कोई व्यवहार तो दिख नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में विपक्ष ने अपना दांव चला है। जो हमारे पास शक्तियां हैं, उस शक्तियों का हमने उपयोग किया है, और इससे चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो हट जाएंगे तो भी चुनाव होगा, और अगर उनके अंदर थोड़ी सी मॉरलिटी होगी तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जब तक उनके ऊपर ये महाभियोग की कार्रवाई चल रही है, तब तक वो अपने पद से हट जाए, जब तक चर्चा होगी। अब सवाल तो वही है ना प्रबल जी, की पद से हटेंगे कि नहीं हटेंगे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लोकसभा स्पीकर से इसको आगे बढ़ाया जाएगा नहीं। और चौथी सबसे बड़ी बात, एक मिनट प्रबल जी बोलेगा, चौथी सबसे बड़ी बात कि आप लोग ये चाहते हैं, आप लोग खुद कहते हैं, सबका ये बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत में वो काम करते हैं, उनके इशारों पर चीजों को कराते हैं जैसा वो बोलते हैं। तो उनको क्या इलेक्शन सर्वाइव नहीं करेगा? इलेक्शन प्रभावित नहीं होगा 5 राज्यों का? कहाँ प्रभावित हो रहा है भाई? इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इलेक्शन कंडक्ट कराता है क्या? अरे वो एक सामने ऊपर बैठा हुआ एक आदमी है, उसके नीचे मशीनरी है, वो काम करती है। उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, वो बैठ के काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है?
ये जितनी जल्दी जाएंगे उतना देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक होगा। यह चुनाव आयोग के लिए, ये और इनके पहले वाले जो एक और कुमार थे, ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों लोग चुनाव आयोग के इतिहास पर एक काला धब्बा है और लोकतंत्र पर काला धब्बा है, संसदीय परंपरा पर काला धब्बा है। इन लोगों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन नैतिकता होगी नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पद और इनके बच्चों को, परिवार के लोगों को तमाम जगहों पर बड़े बड़े प्रशासनिक पद मिले हुए हैं, तमाम बड़े बड़े मलाईदार जिलों के जिलाधिकारी भी हैं लोग, बहुत सारी चीजें हो रही मैडम, मैं क्या क्या बताऊं। ठीक है। और उसके बाद इसके बाद जो है तमाम मलाईदार पद भी मिलेगा इनको रिटायर होने के बाद, तमाम बेनिफिशरीज हैं ये लोग। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है मैडम कि देश लोकतंत्र को बचाने के लिए महाभियोग लाया गया है। यह इलेक्शन कमिश्नर देश के संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है, चुनावी प्रणाली पर खतरा है, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहा है ये जनता से पैसा लेता है, जनता के खिलाफ गद्दारी। जनता वोट देती कहीं और वोट कहीं पड़ता है। आप ये बताइए 10,000 रुपया दिया, बेईमानी कराया। पूरे चुनाव में पहले आचार संहिता लागू होने के बाद सारी सरकारी योजनाएं रोक दी जाती थी। कांग्रेस के जमाने में अगर चुनाव होता था, उस समय भी चुनाव थे, सारी सरकारी योजनाएं रोक दी जाती थी। जब चुनाव खत्म होता नई सरकार बनती थी, फिर वो चुनाव सारे का जो सरकारी योजनाएं लागू। अब तो बीच चुनाव में पैसा बट रहा है, सरकारी योजनाओं के पैसे आ रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए, किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो उनको क्या ये घूस नहीं दिया जा रहा है? ये चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा है? ये आंख बंद करके एक अंधा आदमी भी देख रहा है, एक लेमैन भी देख रहा है। पता नहीं कैसे हमारे राखी वर्मा जी नहीं देख रही है इसको। अरे सर, मैं मैं तो कहाँ आ गई? मैंने तो एक भी बार ये कहा ही नहीं। वर्मा जी को ही, भाई राखी वर्मा जी को जज मान रहा हूँ इस समय फिलहाल। सर मुझे ये बताइए, नहीं ये इधर पे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाइए सर। एक मिनट, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप लोग गलत महाभियोग लाए हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, वो बने रहेंगे, तो इलेक्शन कैसे प्रभावित नहीं होगा? अभी आपने ही कहा इतना सब कुछ कर रहे थे पूरे प्रॉपर पिछले इलेक्शंस में, मिली भगत है ज्ञानेश कुमार की सरकार के साथ, आप लोगों ने कहा। मैंने थोड़ी कहा सर। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, आप भी इस देश की जिम्मेदार नागरिक है, पत्रकार होने के बाद इस लोकतंत्र में आपकी भी भूमिका है। आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। आप भी अपने वोट को फ्रेंचाइज करती, मैं भी अपने वोट को फ्रेंचाइज करता हूँ। हम भी सरकार बनाते हैं, आप भी सरकार बनवाती हैं। आपको घूस मिले, हमको घूस मिले, और घूस लेकर हम वोट करें तो ये सही है? तो जनता को अगर घूस दिया जा रहा है चुनाव के दौरान, तो ये चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा है, चुनाव को रद्द नहीं कर देना चाहिए। सर मैं कहाँ कोई चीज कह रही हूँ? मैंने तो एक बार भी सवाल इस चीज पे उठाया ही नहीं कि महाभियोग गलत है। मैं तो ये कह रही हूँ जो नितिन जी कह रहे थे कि लोकसभा स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए, वो संज्ञान में नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा ज्ञानेश कुमार का। मैं तो ये कह रही हूँ। भाई राखी जी, हम और आप डिबेट करते हुए 2 साल के करीब हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। मैं जानता हूं आप बहुत ही भद्र महिला हैं, भद्र पत्रकार हैं आप, और आप कभी भी उसके जितने भी हम लोग भी बोल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा संयम रखती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक जज की भूमिका में रख रहा हूँ, एक जागरूक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मुझे हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। चुनाव जो पैसा देकर प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरीके से रिगिंग हो रही है, क्या ये ठीक हो रहा है देश में? सर मैंने तो देखा नहीं ना सर, मैंने तो योजनाओं के माध्यम से पैसे जाते हुए देखा है, मैंने तो देखा नहीं डायरेक्ट किसको किसने दिया, तो मैं कैसे कह दूं? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एसआईआर को लेके, मैं कैसे किसी जजेस और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले जाऊं? बताइए, आप ये बताइए राखी जी। और मैं तो इस चीज को भी कहती हूँ, आप लोगों को ओम बिरला से परेशानी थी या जो भी था, आप लोग, विपक्ष का हमेशा अधिकार है सर, और यदि वाकई आप लोग जो चीज लाए हो, यदि कोई बात है तो उस पर एक्शन बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। ये बात मैं खुल के बोल सकती हूँ, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं बर्दाश्त करेगा, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। लेकिन मैंने उसी चीज को सकारात्मक रूप से लेकर गई, लेकिन आप नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात को सकारात्मक, मुझे ऐसा लग रहा है हम दो ही लोग आज डिबेट करते रह जाएंगे। चलिए बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैं एक ही चीज आपसे कह रहा हूँ, बड़े ही
विनम्रता से आपसे, देखिए आपकी अपनी सीमाएं हैं, पत्रकार होने के नाते, हम नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता, हमारी सीमाएं अलग। मैं उसका आदर करते हुए आपसे, आप उत्तर दें या ना दें, लेकिन आपकी मौन सहमति ही मैं समझता हूं कि आपने उसका उत्तर दे दिया है। लेकिन मैं यही आशा करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग मॉडर्नाइज होकर, महिलाओं ने पिछले 75 वर्षों में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान और नेहरू जी द्वारा बनाए हुए संविधान, हम भारत के लोगों के द्वारा बनाए हुए, मौलाना आजाद और सरदार पटेल और बाकी और लोगों के बनाए हुए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से जो अधिकार हमें मिले हैं, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी एक साथी पत्रकार जो जिसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको कल कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर या कोई राष्ट्र के नाम पर उसको कहे कि तुमको नौकरी नहीं करना है। क्योंकि गौरू गोवरकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोग जो राष्ट्र बनाएं और आपको कहें कि आप यहाँ से हटिए, और आपको मजबूरन कहे कि आपको नौकरी से निकालते हैं, और सॉरी, नौकरी से मैं नहीं जाऊंगा, आप हटिए अपने पद से और घर पे जाइए। सर मेरे से ऐसा कोई नहीं कहेगा। सर मेरे से ऐसा कोई नहीं कहेगा। जैसे आप विपक्ष लड़ते हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगी। ठीक है, चलिए चलिए, इतना तो है। सर मैं कहीं पे लड़ लूंगी, कहीं पे भी लड़ लूंगी, आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। चलिए, दो लोगों की प्रतिक्रिया है, फिर मैं आती हूँ। हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए बस ठीक है। टीएमसी जुड़ी है हमारे साथ। चलिए, टीएमसी अभी कनेक्ट नहीं है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सुनील जी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मैं विलंब से जुड़ पाया आपसे, क्षमा चाहूंगा। राखी जी बताइए। हाँ सुनील जी, एक तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके जो महाभियोग आया, इस पे आगे क्या हो सकता है। ये आप देखिए ना, एक प्रयोग या संयोग, आज हम ये लाइन लेके इसलिए चले हैं कि इसी समय तारीखों का ऐलान हुआ, इसी समय महाभियोग आया। क्योंकि यदि विपक्ष का ये अधिकार है, उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो वे सारी चीजों को लेके चले। ये बस शुरू से कह रही हूं। अब बात ये आ रही है, जो संविधान विशेषज्ञ ने कहा कि अभी पहला जो मामला है, सहमति और बहुमत का आंकड़ा चाहिए था, वो पार कर गई ममता बनर्जी, या विपक्ष कह लीजिए पूरा। दूसरे नंबर पे बात आएगी लोकसभा स्पीकर की। यदि उनको चीजें जेन्युइन लगेंगी, चीजें सही लगेंगी, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। नहीं होती हैं तो फिर कैसे उनका इस्तीफा होगा, कैसे वो जाएंगे। जो मूल मांग विपक्ष की है पूरे इलेक्शन में कि उनकी मिलीभगत है, वो चीज़ों को ठीक नहीं करते, पूरी एसआईआर में उन्होंने मिलीभगत करी है, तो जब ज्ञानेश कुमार ही नहीं जाएंगे तो किसकी जीत और कैसी हार, इसको कैसे देखते हैं। एक तो मूल प्रश्न ये है। दूसरा, मैं प्रबल जी को प्रश्न को थोड़ा एज ए जर्नलिस्ट वो मुझसे पूछ रहे थे, आपकी तरफ बढ़ा देती हूँ कि सर वाकई क्या धांधली हो गई? क्या आप बोल पाएंगे? आपने देखा होगा नजदीक से, आप फील्ड पर रहते हैं, क्या वाकई पैसे खूब बांटे गए हैं? क्या घूस लेके वोट दिए गए हैं? मैं थोड़ा उधर बढ़ा देती हूँ। राखी जी, मैं पहले शुरुआत यही करता हूँ, जब चुनाव प्रारंभ होता है तो देखिए गाड़ियों में भर भर पैसा आता है, आपने भी देखा होगा, पकड़ा जाता है, और हमने भी देखा है। लेकिन पैसा देते हुए ना हमारे सामने, हम लोग मीडिया के लोग हैं, कोई राजनेता की इतनी हैसियत नहीं हम पत्रकारों को बुला के सामने पैसा बांटे। लेकिन ये सत्य है कि पैसा बढ़ता है, खबरें हम तक भी आती हैं और सब कहीं पैसा पहुंचता है। ऐसी घटनाओं को तो मैंने बहुत नजदीक से सुना है, देखा नहीं है। और अगर पैसा बढ़ता नहीं है तो गाड़ियों में लाखों करोड़ों रुपया चुनाव समय क्यों पकड़ा जाता है? देखिए, बिना पैसे चुनाव लड़ना आसान नहीं है राखी जी। और सांसद विधायक चुनाव मेरी समझ से 1 करोड़ से कम खर्चा राजनेताओं का नहीं होता है। तो और उसको कितना होता है? क्योंकि टीएन सेशन साहब ने इतना बढ़िया कानून बना दिया था, उन नागरिकों के लिए जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन राजनेताओं के इस पैसे के दौर ने उनको आगे नहीं बढ़ना दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से पैसा दिया जा रहा है। कहीं साड़ी बांटी जाती थी, लखनऊ बड़ी घटना हुई, आपको भी याद होगी कि साड़ी लेने गई महिलाओं की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये तो सत्य है। लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जिस समय चुनाव होता है, मैंने देखा है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह के द्वारा हटाया गया, जहां से लगता था चुनाव आयोग को कि ये व्यक्ति चुनाव को प्रभावित कर सकता है, ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, मैंने भी देखा है। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में मैं भी इस वजह में हूँ कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डाला गया, चुनाव आयोग मौन रहा। ये तो सत्य है, सबके सामने बात है, कोई हम ही नहीं, आप भी देख रही हैं। मैं तो चाहता हूं, हालांकि हमारे एक बड़े भाई ने, एडवोकेट ने जो है एसएलपी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही राखी जी, इन पर विराम होना चाहिए। ये मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं
ये हमारे आप जैसे टैक्स पेयरों को पैसे से दी जा रही हैं, राजनेता सांसद विधायक अपने वेतन से अगर दे रहे हो, बता दिए, कोई एक बता दिए हमको जिनने कहा हम वेतन नहीं लेंगे, बिना पैसे काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, उनको ही सामान मिलेगा। तो ये तो चुनाव आयोग नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ध्यान देना चाहिए कि जो भी पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है इन के इन प्रकार जनता को आकर्षित करके अपनी तरफ आकर्षित करो और सरकार बना लो। उसके बाद जनता कोई हाल पूछने वाला नहीं है। आते हैं ज्ञानेश कुमार। देखिए राखी जी, बहुत चीजें सरकार भी चाहती है और चूंकि सरकार है इस समय वर्तमान में भाजपा की, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये तो विपक्ष से जा सकता है कि SIR में गड़बड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं उस बात का। राहुल जी एक बम लेके आए थे, वो भी खुश हो गया। अगर वो बम कहीं दगा होता तो आज चैनल पर राखी जी भी कहती, मैं भी कहता कि ये घोटाला हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन वो बम आते आते खुश हो गया। अब ज्ञानेश कुमार जी हटते हैं कि नहीं हटते हैं, ये सरकार और कानून के बीच का मामला। राखी जी, वैसे मेरा अनुमान है कि ज्ञानेश कुमार जी जाएंगे नहीं। जी ठीक है, ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। एहतेशाम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। एहतेशाम जी, क्योंकि हालांकि सभी विपक्ष की सहमति के साथ ये महाभियोग आया, पहला चरण पार भी कर ले गए आप लोग। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर, SIR को लेकर काफी उनकी बहस हुई, बातचीत हुई। सवाल इस बात का है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं, क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे, क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे तो इस वक्त क्या हो सकता है? पूरी प्रोसेस में तब काम हो पाएगा जब इस पर लोकसभा के स्पीकर स्टैंड लेंगे। इस बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं। तो आप लोगों को तो हमेशा से शंका रही है कि मिलीभगत से काम करते आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ 5 राज्यों के चुनाव कैसे निकलेंगे? देखिए राकेश जी, ये तो पूरा देश देख रहा है। हमारे जो यहाँ के ज्ञानेश कुमार जी जिस हिसाब से अपने ज्ञान दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लिए आपने देखा होगा कि लॉजिक डिस्क्रिपेंसी की वजह कर 62 लाख आज भी लोग समझ लिए कि मतलब उनका मतलब अभी तक नहीं हो पाया वोटर नाम में, और 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित किया गया SIR के माध्यम से। तो पश्चिम बंगाल को प्री प्लान प्रोग्राम कर करके समझ लिए कि एक जो है निष्पक्ष जो होता है, निष्पक्ष के हिसाब से काम नहीं कर रहे चुनाव आयोग। जो समझ लिए इस हिसाब से सपोर्ट वाली काम, इशारे वाली काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी के हिसाब से काम नहीं कर रही है। जिसका आपने देखा होगा 58 लाख लोगों का नाम तो बाद हुआ, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो 58 लाख लोग नाम बाद हुआ था। लेकिन उसके बाद में एडजुडिकेशन में 62 लाख लोगों का नाम जो अभी समझ लीजिए विचाराधीन है, वो अपने वोट का, जो भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जो अपने मत का अधिकार होता है, आज देखिए 62 लाख लोगों आदमी अभी वंचित है। अभी तक समझ लिए डेट भी ऐलान हो गया है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और अदर 4 राज्यों में जो इलेक्शन होगा, तो अपने मत का कैसे प्रयोग, ये कहीं न कहीं ये समझ लिए ज्ञानेश कुमार जी समझ लिए केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। हम समझते हैं इनको इस तरह पर यहाँ पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है, और इनको हर हाल में समझ लिए इनको रिजाइन देना चाहिए, इसलिए कि वो पक्षपात का काम कर रहे हैं। आदमी एक ऑटोनोमस बॉडी में बैठ कर करके इतने बड़े पद पर आप जो है इस तरह का किसी एक पार्टी के इशारे पे, जो केंद्र सरकार के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में सत्ता समझ लिए आप जो है रास्ता बना दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ रखी जी, जितना भी समझ लिए कुछ कर लिए पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल में अगर हमारे 1.5 करोड़ भी जनता का नाम 1 करोड़ 20 लाख का माइनस होता है, जो भी बचा हुआ अगर है, तो वो हमारी नेत्री ममता बनर्जी के लिए काम करेगा। इसलिए कि ममता बनर्जी गरीबों का मसीहा पश्चिम बंगाल का, आप सोच नहीं सकते हैं 94 योजनाएं, प्रकल्पों जिसको बंगला में बोलते हैं, 94 योजनाएं हमारे 10.5 से 11 करोड़ लोगों के लिए इन्होंने की है। आप सोच नहीं सकते स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 लाख का हर एक घरों में समझ लिए कि ये किया जाता है। आप लक्ष्मी भंडार, हमारे जितने भी माताओं बहनें हैं जो 18 से 60 साल तक की आयु के है, वो उनको 1500 रुपया, और जो SC ST है उसको 1700 रुपया मिलता है। तो ये कहीं भी अदर राज्यों में ये चीज नहीं है। जो शादी के जब समय आता है, बच्चियां जब जवान हो जाती है और वो पैसा उनके पास नहीं रहता है, तो उनको कन्याश्री में हमारे तरफ से गवर्नमेंट से आप दिया जाता है। अभी आप देखे होंगे कि पुरोहित भत्ता हमारी राज्य सरकार देती है। ठीक है, इसको देती है एहतेशाम जी, ठीक है, योजनाएं अपनी जगह हैं, इलेक्शन है, हम बिल्कुल इन सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से चर्चा इस बात की है
मैं ज्ञानेश कुमार पे बार बार इसलिए फोकस कर रही हूं, यदि वो नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? योजनाओं से हटके मुझे बताइए अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए देखिए इस पे अब नहीं वो हटेंगे तो हम लोग तो जो जिस हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग जो भी कानूनी प्रक्रिया है जो भी है हम लोग निश्चय जरूर करेंगे इस पे राकेश जी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग देखिए आज पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो यहाँ के जो वोटर है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई है। ये तो इतिहास में पहली बार कोई राज्य के मुख्यमंत्री गई है। तो इनको भी हटाने के लिए हम लोग हर बार इस्तेमाल करेंगे, हर मुमकिन जो भी मेरी जो संवैधानिक अधिकार है हम लोगों को, वो अधिकार जो है हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, पूरे विषय पर आपकी प्रतिक्रिया, सबको सुना, सारी बातें थी। हाँ, इसके बाद आऊंगी मैं। एक सेकंड प्रबल जी, बस आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर आप बोलिएगा कैसे इस विषय को देखते हैं। देखिए राखी, अपना आपने जो विषय भी रखा है कि ये जो महाभियोग आया है ये प्रयोग है या संयोग है, तो हमारा तो ये मानना है कि दोनों है। प्रयोग जो है विपक्ष का है कि वो जो है उनके खिलाफ महाभियोग लाया है, और निश्चित रूप से पूरा महाभियोग लाने का कोरम भी पूरा कर लिया विपक्ष ने। अक्सर होता है कि भाई जितने सांसद चाहिए, जितने राज्यसभा में या लोकसभा में, वो भी पूरा हुआ है। ये पहला स्टेप है। हमारे संविधान विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि स्पीकर इसको अगर संज्ञान में लेते हैं या कमेटी का गठन होता तो ठीक है, या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो भी स्टैंड लिया है विपक्ष ने उसको भी देखना होगा कि क्या वो स्वीकार करने लायक है, क्या जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो स्टैंड करते हैं। तो ये विवेक पर है किसके, लोकसभा स्पीकर के। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए लोकसभा स्पीकर खुद ही एक जो है अविश्वास प्रस्ताव को झेल करके पुनः कुर्सी पर बैठे हैं। अब सवाल है कि ये तो रहा प्रयोग किसका, विपक्ष का। संयोग ये है कि इस समय चुनाव भी डिक्लेयर कर दिया ज्ञानेश कुमार ने। अब विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि क्या उसका ये जो प्रयोग है किस हद तक जाएगा। अभी एहतसाम जी बता रहे थे कि हम इसके आगे भी जाएंगे, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा जो भी कानूनी हो सकता है या सड़क पर जो भी हो। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात होगी कि ज्ञानेश कुमार जब से मतलब कुर्सी संभाले हुए तब से लेकर के विपक्ष उनके ऊपर हमलावर रहा है। इसके बीच में कई चुनाव भी करवा चुके हैं। हमेशा ये प्रयास, देखिए चुनाव क्या है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए चुनाव आयोग की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप अभी पीछे जाइए, टीएन सेशन के टाइम में जो आचार संहिता और तमाम चीज़ों पर जो कसावट नेताओं के ऊपर लागू हुआ, वो बड़ा अपने आप में जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा जो है आप उसको मील का पत्थर मान सकती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ज्ञानेश कुमार को लेकर के विपक्ष, चाहे विपक्ष के नेता हों या फिर ममता बनर्जी हों या तमाम लोग हैं, इसी बीच में एसआईआर को देखिए कितना बड़ा, एसआईआर आने के बाद कितना बवाल हुआ, ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। जबकि एसआईआर जो है एक प्रक्रिया है, 2003 के बाद होना भी ज़रूरी है। जो लोग नहीं हैं, जिंदा नहीं, उनका नाम हटना चाहिए। जो कई जगहों पर वोटर हैं उनको भी करना चाहिए। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, और उसकी प्रक्रिया और उस नियम के तहत काम कर रहे हैं। अब रही बात कि किस प्रदेश में कितने नाम कटे, सवाल यह है कि एक ही वोटर कई जगह पर है, तो एक जगह कहीं एक ही जगह होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर होता है। तो हमें लगता है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर हैं, एक बड़ा सवाल महाभियोग का सामने आके खड़ा होता है। और ये ऐसे समय में आता है जब 5 राज्यों के चुनाव है। ज्ञानेश कुमार हटेंगे या नहीं हटेंगे, प्रबल प्रताप जी ने अभी कहा कि वो नहीं रहेंगे तो भी चुनाव होगा। चुनाव तो होगा ही, क्योंकि 2 और में हैं, तो वो लोग चुनाव करवा देंगे। फिर चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी पूरी मशीनरी, जो पूरे जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, जब तक चुनाव आचार संहिता, चाहे उस जिले का डीएम हो चाहे कोई भी हो, वो उनके अधीन हो जाते हैं। तो चुनाव संपन्न कराना कोई बड़ा काम नहीं है। जहाँ तक ज्ञानेश कुमार की बात है, हमें लगता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, अगर इस बात को स्वीकार करते तब तो कमेटी बनेगी, नहीं तो बात आगे जाएगी नहीं। अब उसके बाद विपक्ष क्या करता है, उसके तर्कस में कौन से तीर हैं वो लेके क्या आता है, या इस नरेटिव को पब्लिक के बीच में भी ला सकता है कि देखिए एक तरफा जो है, और जो आरोप लगा रहा विपक्ष की, सत्ता पक्ष के एक तरह से नुमाइंदे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये तो देखिए चुनाव है, और इसमें तरह तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि महाभियोग जो पहली बार आया है अपने हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव आयोग के खिलाफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो स्वीकार हो अथवा न हो।
बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रबल जी कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात रखिएगा, और आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके प्लीज बोल सकते हैं। प्रबल जी बोलिए। देखिए राखी जी, बड़े सम्मान के साथ आप एक महिला हैं और तमाम महिलाओं का दर्द भी समझती हैं। जिस हिसाब से महिलाओं का को पैसा दिया गया, जिस तरीके से सिलेंडर दिया गया और चुनाव में उज्ज्वला योजना बनाई गई और ये और वो, और आज जो है महिलाएं नारा लगा रही हैं, हे नरेंद्र दे सिलेंडर, और नाम नरेंद्र काम सिलेंडर, देश से नरेंद्र गायब, नहीं संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है वो सिलेंडर बनने जा रहा है, एक चीज समझ लीजिए। और ज्ञानेश कुमार ने क्या किया है, अब हो सकता है ज्ञानेश कुमार ये कह देंगे एक पर दो, मोदी जो योजना एक ला देंगे कि भाई 2-2 सिलेंडर जल्दी जल्दी दो, किसी से हाथ पैर जोड़ के ईरान से इसी तरह तरीके से कह देंगे सिलेंडर जल्दी जल्दी लाओ और 2-2 सिलेंडर दो, तो हो सकता है ज्ञानेश कुमार कहेंगे जल्दी जल्दी भेज दी। तो ये जो है, ये मैं एक बात कह रहा हूँ कि कुछ भी ये लोग करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जिस तरीके से बेईमानी पे उतर गया है, चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र की रक्षा करना, उसका काम रेफरी का है, उसका काम रेफरी का न्यूट्रल रहना, उसे ना हमें देखना है, हम अगर गलत करें तो हमें टोकना है, हमें रोकना है, और सत्ता पक्ष अगर गलत करे तो उसे रोकना और टोकना है। उसका काम रेफरी का है। उसका काम ये नहीं है कि वो जो है रेफरी होकर वो सत्ता पक्ष के साथ खेलने लगे, वही बैटिंग करने लगे, वही बॉलिंग करने लगे, वही थ्रो मारने लगे, वही आउट देने लगे, ऐसा नहीं। उसका काम थर्ड अंपायर का है। जब आपके पास जाए तो आप उस पर जो है विजुलाइज करिए, एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद अपना निर्णय दीजिए, कौन आउट है कौन नॉट आउट। लेकिन ये तो पहले ही आप देखिए, हरियाणा के चुनाव से ही देखिए, हरियाणा के चुनाव जब चाहा भाजपा ने कहा इस दिन होगा, उस दिन हो गया। हिमाचल जब कहा इन्होंने बिहार का चुनाव उस दिन होगा, उस दिन हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है। चुनाव का दिन भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं। चुनाव में कितनी सीट पाएंगे उसके पहले ओपिनियन पोल बना कर लोगों का करते हैं, फिर ईवीएम में चोरी कर लेते हैं। ठीक है। नहीं जहां जीत पाते हैं वहां पर डीएम को प्रेशर बनाकर सुनील जी आऊंगी। जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ प्रत्याशी बना दिया जाता है और हारे हुए को जीता हुआ प्रत्याशी बना दिया जाता है। सर्टिफिकेट दिया गया 60 लोकसभा क्षेत्र में 2024 में। राजीव कुमार इनके पहले जो थे, राजीव कुमार, उन्होंने 60 जगहों पर अमित शाह ने फोन कर करके, गृह मंत्रालय से फोन कर करके 60 जगहों पर परिणाम बदलवाया। ये आरोप है मेरा। ठीक है प्रबल जी। 60 जगहों पर। ठीक है प्रबल जी, क्योंकि कई मेहमान हैं जो समय मांग रहे हैं। सुनील जी एक सेकंड रुकिएगा। कुशल जी, बहुत सारे आरोप हैं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और इस समय इलेक्शन भी हैं, और ज्ञानेश कुमार भी आप ही की तरफ चले गए हैं। अब ये मैं नहीं कह रही सर चले गए, ये आ रही हैं इतनी चीज़ें पूरी चर्चा से निकल के। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी हर चीज़ पे क्लियरिटी देने की। देखिए विपक्ष है, उनका काम है, उन्हें परेशानी होगी, वो अपनी बात, अपने सवाल उठाएंगे, लेकिन अब इसका एक समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातों का एक एग्जाम्पल उन्होंने सिलेंडर का भी दे दिया, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तो फेस तो करना ही है राजनीतिक दल होने के नाते। देखिए, मैं ना आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। अगर ये अभी सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ना आज पूरे देश में, पूरे देश को ना नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज आप दुबई देख लीजिए, इतने बड़े बड़े देश देख लीजिए जिनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही थी। देखिए दुबई में अटैक हो रहा है, और मिडल ईस्ट में अटैक हो रहा है, इतने बड़े बड़े देशों में अटैक हो रहे हैं। और टच वुड हमारा देश आज इतना सेफ है, वो इसलिए सेफ है क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो ईरान से बात कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल से बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएस से बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए सोच तो रहे हैं। सिलेंडर तो आ रहे हैं, सारी चीजें हो तो रही हैं। तो इतने डिप्लोमेटिक वे से अगर वो कंट्रोल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात गणेश कुमार जी की, आज या कल की बात है, जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने माननीय श्री गणेश कुमार जी को बुलाया भी था डिस्कशन करने के लिए। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि आई डू नॉट वांट एनी ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वांट टू वर्क फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, जो ममता बनर्जी ने इतने जो एक पे एक करके, जैसे SIR, ओम बिरला जी, गणेश कुमार, आगे पता नहीं और क्या क्या, वो जब ये 2 साल पहले भी कर सकती थी, 3 साल पहले भी कर सकती थी। अगर आपको अपने लोगों के प्रति इतना प्यार है तो आप 2 साल पहले खड़े हो जाती, 3 साल पहले खड़े हो जाती।
ये चुनाव से पहले खड़े होने का क्या मतलब है? तो ये साफ साफ एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है एहतेशाम जी, एक मिनट। कि जो टीएम्स जो ममता बनर्जी की सरकार जा रही है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो मौजूद हुए हैं, वो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। और भी बहुत सारी तथ्य हैं, जैसे जो एसआईआर के अंदर इतने सारे नाम काटे गए। अब आप ये देखिए ना कि माननीय श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना है वो पूरा होने को आ रहा है। पहले ये जो चुनाव होते थे ये 8 फेज में होते थे, आज ये चुनाव 2 फेज में हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रास्ता तो वहीं जा रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। तो 2 फेज में चुनाव होने का मतलब ये हो गया कि जो करप्शन, जो गुंडाराज, जो ये चीजें, जो वोटरों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग जो गुंडों को मिलता था समय 8 फेजेस में, वो खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 फेज में चुनाव होने हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अपग्रेड हुआ है, अगर ये आप देखिए इलेक्शन कमीशन का। और इसी वजह से आप देखिए गणेश कुमार जी ने आते ही, जैसे ये आचार संहिता हुई, उन्होंने नंदिनी चक्रवर्ती जो ममता जी की साइड, जो एकदम राइट हैंड थी, उसके बाद जो डीजीपी थे जो भी उनके लेफ्ट हैंड थे, तो जो मेन पावर्स थी उनको हटा दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग उनके फेवर में ही काम करेंगे। तो भाई बंगाल को अभी 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 भाई साहब ने बोला कि सिलेंडर की बात करी। अरे सिलेंडर तो बहुत छोटा मुद्दा है। आप बंगाल में देखिए, अभी इतनी छोटी लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके ऊपर कोई टॉपिक, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं टॉपिक छेड़ता? छोटा मुद्दा है। इतने रेप हो रहे हैं वहां पर बंगाल के अंदर। छोटे छोटे कारीगरों की बुरी हालत है, लोगों की बुरी हालत है, गुंडा राज मचा पड़ा है पूरे बंगाल के अंदर। आज दिल्ली के अंदर इतने कारीगर हैं, मैं आज दिल्ली के अंदर इतनी कारीगर हैं प्रबल जी प्लीज एक सेकेंड, वो बीच में नहीं बोले ममता प्लीज। बनर्जी से परेशान है इतने। आज मैं आपको दिल्ली के अंदर ही बंगाल के लोगों को मैं बता दूंगा, अगर आप किसी दिल्ली के अंदर भी जो बंगाल के कारीगर दिल्ली में जो काम कर रहे हैं थोड़ा ना, जल्दी से वो काम कंप्लीट नहीं करिएगा। हाँ जी, वो काम नहीं करना चाहते। अगर उनसे पूछा जाए ना कि आप काम क्यों नहीं करना चाहते, वो साफ बोलते हैं बंगाल में तो भाई साहब बुरी हालत है। तो वहां के लोग त्रस्त हैं, वहां के लोग परेशान हैं। और ये जितने मर्जी मुद्दे उखाड़ते रहें, जितने मर्जी बातें कर लें, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और आने वाले 10-20 साल के अंदर बंगाल का कायाकल्प होगा और आप देखिएगा हर व्यक्ति खुश होगा बंगाल के अंदर। ठीक है नितिन जी, कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से बोलिएगा प्लीज। प्रबल जी प्लीज एक मिनट रुकिए, प्लीज एक मिनट रुकिए। एक सेकंड सुनिए। आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सिलेंडर बहुत ही छोटा मुद्दा है, करोड़ों गृहिणी लाइन लगी हुई है, 2 लोगों की जान चली गई, इनके लिए छोटा मुद्दा है। करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। एक मिनट, जो लोग समय मांग रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए सर प्लीज, अच्छी बात नहीं, प्लीज एक सेकंड। हम और 1 घंटे बैठ सकते हैं सर, लेकिन मेरा भी अपना समय सीमा का एक वो है, प्लीज 1 मिनट। नितिन जी आप बोलिए। 3 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई। देखिए मेरा इस पे सबसे जो मेन मुद्दा था, शायद उस बात से हम भटकते जा रहे थे इस पूरी चर्चा में। मुद्दा था कि जो प्रस्ताव लाया गया है उससे इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत इसी समय पर, जबकि चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई है, ये प्रस्ताव का लाना, ये कहीं कुछ विपक्ष के द्वारा अपनी हार का चिंतन मनन करना का रिएक्शन तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर प्रस्ताव जो लाया गया, अब देखने का सवाल है कि वो जो प्रस्ताव लाया गया, जो उसमें इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उस इल्जामात के संबंध में सबूत भी दिए गए हैं? क्या ऐसा कोई एविडेंस, ऐसी कोई सबूत, कागजी कागज, कुछ भी ऐसा क्या उसके साथ दिया गया है? और शायद मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है कि शायद विपक्ष के पास ना कुछ ऐसा था ना, या उन्होंने दिया भी नहीं है। क्यों? उसका एक पहला रीजन, जब एसआईआर हुआ और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोक नहीं लगाई। सीधा मतलब है कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अनुसार सही माना। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमिश्नर को दोषी नहीं ठहरा सकते थे, और अगर वो इल्जामात इनके प्रस्ताव में है तो वो सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। दूसरे से ज्यादा इनका एक पुराना
जो वो एलिगेशन हुआ करता था इलेक्शन कमीशन पर वोटिंग मशीन को लेकर कि हैक है, ये है, इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। और अगर वो इल्जामात और या वो एलिगेशन आज फिर यहाँ पर है तो वो भी सिरे से खारिज माना जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आज केवल, क्योंकि यहाँ दो चीजें पॉइंट को देखना बहुत जरूरी होता है स्पीकर के नितिन लिए। जी, वो थोड़ा पहला जल्दी से। पॉइंट है कि आप इनकैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो इनकैपेबिलिटी की जहां तक बात है उसके लिए ये एक प्रक्रिया, एक एक्ट 2023 का जो हमारा एक्ट है उसके अनुसार इनकी नियुक्ति होती है, तो इनकैपेबिलिटी वाली बात समाप्त हो जाती है। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रस्ताव वहां पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये खारिज कर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी को या विपक्षी पार्टियों को भी ये बहुत अच्छे से पता है, पहले दिन पता है कि उनका प्रस्ताव ये टिकने वाला नहीं है, लेकिन शायद वो इस प्रस्ताव को खारिज होने के बाद उसकी सिंपैथी वोट लेके अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये इस समय वो प्रस्ताव लाया गया है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है सुनील जी, बहुत 10 सेकंड में सर, क्योंकि समय हो गया है, लेकिन आप लोगों ने समय मांगा था इसलिए मैं थोड़ा सा समय बिल्कुल दूंगी। प्लीज 10 सेकंड में जल्दी से कंप्लीट करिएगा। अनम्यूट करिए। राखी जी, मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी जब से चार्ज लिए हैं तब से विपक्ष के निशाने पे हैं। लेकिन एक बात अभी नितिन जी ने बहुत अच्छी कही कि आप साक्ष्य नहीं लाते हैं, बिना साक्ष्यों के आरोप लगाते हैं, इसलिए आप जो भी बम आता है फुस आता है। मैं ममता जी की एक बात जो राखी जी करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं समय मांगा था कि ममता जी रेल मंत्री थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने एक आदेश किया था कि पत्रकारों की मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पत्नियां भी एक टूर कर सकती हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी आते आते पत्रकारों के पास तो छोड़ दीजिए, पत्नियों के पास छोड़ दिए, पत्रकारों की भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों सुविधाओं को खत्म कर दिया। तो राखी जी जो सोच ममता जी की है, देखिए वहां राजनीति क्या होती है क्या नहीं होता है ये अभी भविष्य गर्त में है। लेकिन जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि बंगाल में सरकार बनाएंगे, ममता जी का एक अपना कोर वोटर है, मेरा मानना है लड़ाई कांटे की वहां होगी, इतना आसान नहीं ममता जी को वहां आसानी जीता जाती है। ठीक है एहतेशाम जी जल्दी से। देखिए, हमारे मित्र जो कुशल कंवर जी बैठे हुए हैं वो एक मुद्दा को लेकर के कई बात पे वो आए हैं। हम समझते हैं कि जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे देश के लोगों से कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वो परिस्थिति आ गई है, वो न खा रहे हैं और लोग हमारे देश के 140 करोड़ जनता जो है न खा पा रहे हैं। सिलेंडर के पीछे पूरा देश भाग रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि अभी चौथा सप्ताह अभी जंग हो रहा है वहां से इजराइल और ईरान से, लेकिन हमारे यहाँ अभी तकरीबन 3 महीने का स्टॉक रहता है। ठीक 3 महीने का है हमारे पास एहतेशाम स्टॉक रहना चाहिए। एहतेशाम जी, मुझे लेकिन ऐसा लगता है अभी तो चिंता ज्ञानेश कुमार को लेकर जो महाभियोग है उस पर हम कर लें। सिलेंडर आता रहेगा, आज ही गुजरात में एक जहाज पहुंचा है शिवालिक, तो मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें आती रहेंगी। मुख्य रूप से जो एक महाभियोग आया है उसमें कितना सफल होंगे आप लोग, इस पर बहुत कंसर्न होने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा आज का मुद्दा है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मुझे आप चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने अपनी बात भी रख ली है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में देखिए एक बात तो साफ है कि सीसी के खिलाफ जो महाभियोग है प्रयोग संयोग दोनों ही है, और कहते हैं ना कि विपक्ष ने एक मौके को देखकर, मौके की नजाकत को समझकर, इस इलेक्शन टाइमिंग को देखकर एक इस प्रस्ताव को रख तो दिया, इस महाभियोग को रख तो दिया, लेकिन आगे कितना सफल होंगे, जिन पॉइंट्स को रखा गया है क्या उन पॉइंट्स पर खरा उतरेंगे। और अभी चलते चलते जो एक बात आई कि सबूत जो आपने आरोप लगाए हैं क्या उसके कोई प्रमाण हैं, तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो बहुत बड़ा सवाल है। अब कितना प्रभावित करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये अपडेट जब आएगी तब हम और आप फिर एक बार चर्चा में होंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।